हेलो फ्रेंड्स, ये MGKVP के MA फर्स्ट सेमेस्टर के 2024 का फोर्थ पेपर है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। एक बार आप ये पेपर देख लीजिए पूरा, इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ये पूरा पेपर है, आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये आंसर्स हैं, आप क्वेश्चंस वहाँ से पढ़ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन सेम ही हैं। तो जो पहला था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हम 5 करना रहता है और वो भी सारे के सारे करने रहते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं हम। मैंने एक मॉडल आंसर लिया हुआ है और आप इसको एग्ज़ाम में इसमें से भी कंटेंट लेके और अपने वर्ड्स में जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हैं। इतना नहीं लिखना होता है, 50 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो मैंने बस एग्जाम्पल के लिए थोड़े ज़्यादा वर्ड्स ले लिए, क्योंकि मॉडल आंसर में इतना नहीं होगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक अधिनियम था, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन का अंत कर दिया। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, भारत का विभाजन। आप अगर बस ये 2 हेडिंग डाल दें, भारत का विभाजन, इसके अंदर लिख दें कि इस अधिनियम के अंतर्गत भारत को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने जानकारी के लिए जान सकते हैं कि पाकिस्तान एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। और सेकेंड हेडिंग लिख दीजिए कि पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति, यानी कि 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र डोमिनियन का दर्जा प्रदान किया गया। ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण समाप्त हो गया और भारतीयों को स्वतंत्र शासन करने का अधिकार मिला। तो ये आंसर हो जाएगा अगर आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपकी स्पीड फास्ट है, टाइम है, तो आप अच्छे से भी लिख सकते हैं। और 2 नंबर में ये 2 हेडिंग बहुत है। फिर कंक्लूज़न में हम लिख सकते हैं कि यह अधिनियम भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से भारत ने लगभग 200 वर्षों की ब्रिटिश दासता से मुक्ति प्राप्त की। उसके बाद सेकेंड नंबर का क्वेश्चन था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की 2 विशेषताएं लिखिए। ब्रिटिश शासन, ये वाला जो था ना, ये वो था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की 2 विशेषताएं लिखी हैं। क्या दोनों क्वेश्चन सेम थे? तो ये अलग अलग है, क्या बोलते हैं आंसर। ब्रिटिश शासन का अंत और संविधान सभा को अधिकार, नया अधिकार दिया गया संविधान बनाने का, और जो भी। फिर थर्ड क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का महत्व लिखिए। एक बार देख लेते हैं कि सच में दोनों क्वेश्चन सेम हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें है कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की 2 विशेषताएं लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव के 2 मुख्य विशेषताओं को लिखिए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था, उद्देश्य प्रस्ताव जो आया था, तो फ्रेंड्स वो क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो मैंने उसे ये सेट कर दिया। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव के 2 आपको विशेषताएं बतानी हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव के जो 2 विशेषताएं वो ये हैं कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव की 2 विशेषताएं संप्रभु, लोकतांत्रिक और स्वतंत्र भारत की स्थापना और न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो यही है, ये वाला है ये और ये, और फिर आगे चल के यही भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना, उद्देश्य प्रस्ताव ही। और फर्स्ट हेडिंग में एक्सप्लेनेशन है। इस प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया कि भारत एक पूर्ण स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र होगा, जहां सभी शक्तियां और अधिकार जनता से प्राप्त होंगे। संप्रभु का यही मतलब होता है। और फिर न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी। इस प्रस्ताव ने भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता और मौलिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा की सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया था। मतलब वो जो मौलिक अधिकार में हमें मिले हुए हैं। तो ये है।
ये एक छोटी सी मिस्टेक थी, आगे के सारे क्वेश्चंस एकदम एक्यूरेट हैं और आप मैच भी करा सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमने देखा ही था, मौलिक अधिकारों का महत्व लिखिए। तो मौलिक अधिकारों का महत्व है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए महत्वपूर्ण अधिकार हैं। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं। इनका महत्व निम्नलिखित है। इनका पहला महत्व है स्वतंत्रता की स्थापना, समानता की स्थापना, स्वतंत्रता की सुरक्षा, समानता की स्थापना। मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करते हैं, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को रोकते हैं। और स्वतंत्रता की सुरक्षा में ये नागरिकों के विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और जीवन की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। लोकतंत्र की रक्षा, मौलिक अधिकार सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। निष्कर्ष, मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। ये नागरिकों को सम्मानपूर्ण जीवन जीने तथा न्याय प्राप्त करने का अधिकार देते हैं। 2 नंबर में आप अगर फटाफट बस हेडिंग्स लिख दें कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए महत्वपूर्ण अधिकार हैं। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं। इनका महत्व निम्नलिखित है। फर्स्ट, समानता की स्थापना। सेकंड, स्वतंत्रता की सुरक्षा। थर्ड, लोकतंत्र की रक्षा। फोर्थ, नागरिकों को सम्मानपूर्ण जीवन जीने तथा न्याय प्रदान करने का अधिकार। इतने पे आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बस आपके समझने के लिए है। उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व लिखिए। तो राज्य DPSP जो होता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के ऐसे सिद्धांत हैं जो सरकार को जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इनका महत्व है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, शासन के लिए मार्गदर्शक का काम करना, और ये भारत को एक न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण, कल्याणकारी राष्ट्र बनाने का आधार प्रदान करते हैं। और ये जो इसके अंदर है ये आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए। 2 नंबर में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हेडिंग्स डाल दीजिए, आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है कि 5 मतलब क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट टाइप का, वेरी शॉर्ट टाइप। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन की 2 मुख्य विशेषताएं लिखी हैं। तो भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन जो 1992 ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने के लिए लाया गया था, वही है। तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था मतलब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था, जिसमें ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। त्रिस्तरीय व्यवस्था ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर लागू किया गया। नियमित चुनाव और आरक्षण की व्यवस्था की गई। हर 5 वर्षों में चुनाव कराना अनिवार्य। और महिला, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था। निष्कर्ष है कि ये ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। मतलब आप अगर ये हेडिंग्स लिख कर एक लाइन लिख दें तो आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे ये जो 5 क्वेश्चंस मैंने कराए, ऐसा होता है कि हर साल मतलब इसमें से एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। और अगर कोई 2-4 साल के कर लिया प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसको फिर पूरा का पूरा मतलब 4 शॉर्ट वाले तो मैच कर ही जाएंगे शॉर्ट वालों में से। फिर ऐसे ऐसे करके पूरा पेपर उसका हो जाता है अच्छे से। अब है ये शॉर्ट टाइप आंसर्स, मतलब इसमें 8 सवाल रहते हैं, जिसमें से एनी 5 मतलब 5 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। और ये 5-5 नंबर के होते हैं, यानी 25 नंबर के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान विश्व के सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण संविधानों में से एक है। इसकी प्रकृति को समझने के लिए इसके विभिन्न गुणों और विशेषताओं को देखना आवश्यक है। यह संविधान भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का आधार है और देश के शासन संचालन की दिशा निर्धारित करता है। और भारतीय संविधान की प्रकृति, फर्स्ट, लिखित और विस्तृत संविधान। मतलब आप इंट्रोडक्शन में भले 1-2 लाइन लिखो, पर ये हेडिंग्स पक्का लिखो और अंदर जो याद आए वो लिख दो। हेडिंग आपने लिखा है तो आपको नंबर मिलेंगे। तो आप अंदर लिखो कि मतलब 2 ही लाइन लिखो, भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के संगठन, शक्तियों और कार्य स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। या तो आप लिख दो कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, जिससे यह अत्यंत विस्तृत बन जाता है। तो फिर संघात्मक प्रकृति यानी कि फेडरल विथ यूनिटरी फीचर्स, मतलब एकात्मक लक्षणों के साथ हमारा संघात्मक प्रकृति चलता है ना।
तो भारत में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कार्य करती हैं। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर केंद्र को अधिक शक्तियाँ मिल जाती हैं, इसलिए इसे अर्धसंघात्मक सेमी फेडरल भी कहा जाता है। तो ये हो गया। और फिर थर्ड आप मतलब ये सब तो आप समझ समझ के लिख सकते हो, बस हेडिंग से याद कर लो और एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। मतलब 3-4 साल के पेपर तैयार कर लो, पूरा पेपर निकल जाएगा एकदम आराम से, अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाओगे। लोकतांत्रिक स्वरूप। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। धर्म। चौथा है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी दृष्टिकोण। संविधान सभी धर्मों के प्रति, ये संविधान की विशेषताएं हैं। संविधान सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार सुनिश्चित करता है या सामाजिक और आर्थिक समानता पर भी बल देता है। मतलब ये बस 4 पॉइंट ही हैं, पर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कोशिश कीजिएगा कि 1 पॉइंट एक्स्ट्रा अपने से ऐड कर दीजिएगा कि लिखित और विस्तृत हो गया, संघात्मक हो गया, लोकतांत्रिक हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, मतलब 5वें हेडिंग में समाजवादी दृष्टिकोण ही डाल दीजिएगा। हाँ, और फिर वो क्या बोलते हैं, मौलिक व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, ये सब मतलब संविधान की जो विशेषताएं होंगी वो लिखनी है। तो आप 1 पॉइंट तो अपने से एक्स्ट्रा ऐड कर ही दीजिएगा 5 नंबर के क्वेश्चन में। निष्कर्ष पक्का लिख दीजिएगा 5 नंबर के क्वेश्चन में, भले 1 लाइन में, कि इस तरह से भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक, संघात्मक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी प्रकृति वाला संविधान है जो भारत की विविधता में एकता को बनाए रखते हुए शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करता है। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस 1 लाइन लिख दीजिए, हो गया। और फिर सेकंड क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मतलब यहाँ से हम आगे का फिर से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरा का पूरा कर लेंगे, या तो फिर कर ही लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए न केवल अधिकार दिए गए हैं बल्कि उनके कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं जिन्हें मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और कर्तव्य शामिल किया गया। मतलब पहले 10 थे, अब वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इनकी विशेषताएं हैं, नागरिकों के नैतिक दायित्व, ये नागरिकों को राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। और संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना आवश्यक है, ये सब बताते हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता, सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना भी इसका एक उद्देश्य है। पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक पर्यावरण, वन और जीव जंतु की रक्षा करना नागरिकों का कर्तव्य है, ये बताते हैं ये। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करते हैं, नागरिकों को वैज्ञानिक सोच और सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें आर्थिक पॉइंट भी शामिल किया गया नीति निर्देशक तत्वों में। लोगों की मतलब जैसे सामाजिक वो मतलब नीति निर्देशक तत्व आर्थिक और सामाजिक तत्वों का मिश्रण है, ऐसा बोला जाता है। और 1 पॉइंट आप अपने से ऐड आपको करना ही पड़ेगा, तो वो आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इतना बहुत है। 2 पेज में तो लिखना होता है 5 नंबर के क्वेश्चन को, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 पेज ले जाएंगे किसी में। फिर निष्कर्ष में लिख देंगे कि मौलिक कर्तव्य नागरिकों को जिम्मेदार और अनुशासित बनाते हैं। ये अधिकारों के साथ साथ संतुलन स्थापित कर एक सशक्त और विकसित राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंड देन शिक्षा का अधिकार आता है, तो आपको बताना पड़ेगा पूरा उसके बारे में। मतलब ऐसे एक्ट्स आते रहते हैं, सिलेबस में ये पॉइंट्स दिए गए हैं, तो डायरेक्टली तैयार कर लें इसको। तो मतलब बस इसको ऐसे ही तैयार कर लो, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये सब। बस इंट्रोडक्शन, कंक्लूज़न और हेडिंग से याद करने होते हैं एग्ज़ाम के लिए। और एक बार 1 या 2 रीडिंग पढ़ लें, वहाँ पे सब कुछ लिख के आया जा सकता है आराम से। तो शिक्षा का अधिकार जो है वो 2009 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत लागू किया गया, जो शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देता है। तो इसकी मुख्य विशेषताएं, पहला तो यही है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को। दूसरा है स्कूल की जिम्मेदारी, मतलब पहले में ये भी है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, और स्कूल की जिम्मेदारी है कि न्यूनतम मानकों का पालन करना अनिवार्य है दोनों को। मतलब फीस बहुत ज़्यादा ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए बच्चों को, शिक्षकों की योग्यता और छात्र शिक्षक अनुपात पर विशेष ध्यान दिया जाए।
तीसरा है 25% आरक्षण, मतलब निजी स्कूलों में कमज़ोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित की गई हैं, मतलब उनको उतना फीस नहीं देना होगा, उनके लिए सीटें आरक्षित हैं। और इसका महत्व ये है कि यह अधिनियम देश में शिक्षा के स्तर को सुधारने, साक्षरता बढ़ाने और सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप इस पर स्लोगन लिख सकते हो, या सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को साकार करता है। और फिर निष्कर्ष में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाकर प्रत्येक बच्चे के उज्जवल भविष्य की नींव रखता है और राष्ट्र के विकास में सहायक सिद्ध होता है। एंड देन हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति क्या है। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, और वह भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च औपचारिक पदाधिकारी है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है, यानी कि प्रधानमंत्री के पास। तो राष्ट्रपति का पद भारत की एकता, गरिमा और संविधान की सर्वोच्चता का प्रतीक माना जाता है। और उसकी स्थिति है कि नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख। राष्ट्रपति देश का प्रमुख माना जाता है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। वास्तविक शासन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा चलाया जाता है। और सेकेंड है कि संविधान का संरक्षक, यानी कि राष्ट्रपति संविधान की रक्षा और पालन सुनिश्चित करता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि शासन संविधान के अनुसार चले, यानी कि कोई भी नया लॉ अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा तो वो पारित ही नहीं होता है। तो इस मतलब संविधान में कोई भी संशोधन नहीं हो सकता है जब तक वो आखिरी में सिग्नेचर ना करे। तो वो ये सब चीज़ें हैं। और थर्ड है कि राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना सबका प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। और लोकतंत्र का प्रतीक, राष्ट्रपति देश की एकता और संप्रभुता का प्रतीक है। वह राष्ट्रीय सम्मान और गरिमा का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब आप देखते हो कि कहीं भी किसी को अवार्ड देना है, कुछ भी करना है, कोई बाहर से आ रहा है तो उसको मतलब लोग जब उससे मिलने जाते हैं, कोई भी फंक्शन होता है उसके लिए, तो वहाँ पे राष्ट्रपति पक्का रहते हैं, वही सबको सब कुछ करते हैं। और आप यहाँ पे कोटेशंस लिख सकते हो कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान की आत्मा और राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। और इसके आगे किसी का भी नाम लिख दीजिए कि इन्होंने ऐसा कहा है, क्योंकि कोटेशन ऐसे लिखना बेकार है। और फिर मैंने इसलिए ये सब नहीं लिखा है क्योंकि आप अपने से कुछ एक्स्ट्रा ऐड करें, आपका आंसर अलग लगे। और कंक्लूज़न में है कि राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होते हुए भी वास्तविक शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के माध्यम से ही करता है। और उसका पद देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संतुलन और स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री की भूमिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारत में प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। अभी हमने राष्ट्रपति से कंपेरिजन करके जाना। वह देश की कार्यपालिका का नेतृत्व करता है और शासन की नीतियों तथा निर्णयों में केंद्रीय भूमिका निभाता है। भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री को सरकार की धुरी कहा जाता है, क्योंकि संपूर्ण प्रशासन उसी के नेतृत्व में काम करता है। और फिर उसकी भूमिका में हम लिख देंगे कि वो सरकार का प्रमुख होता है, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, सभी मंत्रियों के कार्यों का समन्वय करता है, मंत्रालय बांटता है, कार्य देता है, सब कुछ वही तो करते हैं। और फिर नीति निर्माण में भी बहुत प्रमुख भूमिका होती है। देश के आंतरिक और बाह्य नीतियों का निर्धारण करते हैं, विकास योजनाओं को दिशा देते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, राष्ट्रपति और संसद के बीच की कड़ी होते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है, संसद में सरकार की नीतियों को प्रस्तुत करता है, राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, आपातकालीन स्थितियों में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री ये चीज़ें करते हैं। प्रधानमंत्री लोकतंत्र का केंद्र बिंदु होता है, जिस पर शासन की पूरी संरचना निर्भर करती है। अब आगे आप किसी का भी नाम लिख दो, वो मतलब आप भीमराव अम्बेडकर जी का ही नाम लिख दो कि इन्होंने ये कहा था, तो फिर वो आपका आंसर अच्छा लगेगा, उस पर 1 नंबर एक्स्ट्रा में ले जाएंगे। फिर प्रधानमंत्री भारत की शासन व्यवस्था को, या फिर आप मतलब किसी राइटर का नाम लिखो ना जो पॉलिटिकल के थिंकर्स हैं उनका। प्रधानमंत्री भारत की शासन व्यवस्था का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण पद है। वह न केवल सरकार का नेतृत्व करता है बल्कि देश के विकास और स्थिरता में भी निर्णायक भूमिका निभाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, राज्यपाल की भूमिका। तो अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर मतलब 6, 7, 8 3 सवाल इधर हैं और फिर लॉन्ग वाले क्वेश्चंस होंगे कुछ, तो हम इन्हें नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको मतलब चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए कि कौन सा पेपर किस सेमेस्टर का मैं बना दूँगी वीडियो। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।
मेहनत से पढ़िए, एग्ज़ाम हो ही जाएगा।